नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। 30 अप्रैल को रामनवमी के दिन बंगाल और बिहार में हिंसा हुई थी। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में भी कुछ जगह ऐसा ही टकराव हुआ था। इस पूरी हिंसा में कई जगह आगजनी हुई, पत्थर चले, 2 लोगों की मौत भी हुई थी। सवाल उठाए गए कि क्या हिंदुओं को अब अपने ही देश में रामनवमी की यात्रा निकालने के लिए इजाजत लेनी होगी। लेकिन अब जो ताजा हिंसा हुई है वो रामनवमी के उस तनाव के हफ्ते भर बाद की है। झारखंड के जमशेदपुर में एक धार्मिक झंडे के अपमान से जो तनाव पैदा हुआ उसे पुलिस ने शांति समिति की बैठक करके शांत करा दिया, लेकिन उसके बाद भी दोनों समुदाय भिड़ गए, पथराव हुआ और दुकानें, गाड़ियां जला दी गई। वहीं हरियाणा में सोनीपत के एक गांव में एक समुदाय की हथियारबंद भीड़ दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल में घुस गई। वहां जितने लोग थे उन्हें मारा पीटा गया। अब पूरे गांव में पुलिस तैनात है। 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कई हिरासत में हैं। छत्तीसगढ़ में भी आज ऐसा ही तनाव है। वीएचपी ने आज छत्तीसगढ़ बंद बुलाया हुआ है। बवाल के पीछे रायपुर से थोड़ी दूर बेमेतरा में 2 बच्चों का झगड़ा है। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक हिंदू लड़के की हत्या हो गई। उसके बाद यहां भी पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हो गई। ऐसा ही टेंशन यूपी के मेरठ में है। मेरठ के एक गांव में एक हिंदू लड़के की हत्या हो गई, जिसके बाद भीड़ इकट्ठी हो गई और उसने दूसरे समुदाय के कुछ घरों में आग लगा दी। तो एक तरह से पूरी सीरीज चल रही है सांप्रदायिक हिंसा की और इसमें तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। हिंसा की इन तमाम घटनाओं में जो एक चीज कॉमन है वो है कि हिंदू मुसलमान वाला एंगल, इस एंगल को कैश कराने में कोई नेता पीछे नहीं है। सबके नेता अपनी अपनी सियासी सुविधा के हिसाब से आरोप लगा रहे हैं और तर्क दे रहे हैं और नजर में अगले साल यानी 2024 का होने वाला चुनाव है। मिसाल के तौर पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को ही ले ले। आज ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उनका पूरा फोकस बिहार और नीतीश कुमार पर रहा। ओवैसी वही बोले जो बिहार में उनके एजेंडे को सूट करता है। सोनीपत, जमशेदपुर, मेरठ ये सब वो गोल कर गए। शहर शहर तनाव का क्या 24 के चुनाव से कनेक्शन है? आज की बहस में यही जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज क्या कुछ हुआ और कहां हिंसा हुई उस पर एक पूरा अपडेट देख लेते हैं। मार पिटाई करके भागते हुए मिले हमें, तो डंडे डुंडे ले रहे थे जी, चक्कू वक्कू कैमरा के ले रहे थे हाथों में। समुदाय के बीच में पत्थरबाजी की गई है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लड़के जो है मैरिज उनकी उस साइड के आए, उन्होंने फायरिंग चालू कर दी, जिसमें जो है करीब 2 फायर जो है आसमान में उन्होंने किए, तीसरा फायर जो है उन्होंने नीचे डायरेक्ट करा, जिससे जो है करकुरु के वो भाग गए। यह विरोध अब आगे भी रहेगा। जिस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है। हिंदुस्तान की बगिया में कई फूल हैं, तो हर फूल को अपनी आस्था को मनाने का अधिकार है। अब कहीं 2 जगह, एक जगह कहीं पर कुछ झगड़ा कर रहा है, ये सब कुछ हो रहा है और धीरे धीरे तो पता न चलेगा कि कौन ये सब गड़बड़ किया। जब प्री प्लान था तो आप लोग सो क्यों रहे थे? 31 तारीख को गड़बड़ हुई, फिर 1 तारीख को गड़बड़ कैसे होती है? नालंदा जल रहा था, सासाराम जल रहा था और मुख्यमंत्री आज भी प्रधानमंत्री बनने के लिए लगता है कि टोपी पहने बगैर प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाए। आप इफ्तार करिए, अभी आपका अधिकार है। बड़ी टोपी भी पहनिए। आप संदेश क्या दे रहे हैं? पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की सरकार पर आयद होती है, उनकी नाकामी की निशानी है। तो आज का हमारा स्लग बहुत दिलचस्प है। शहर शहर तनाव है क्योंकि 24 में चुनाव है और हर नेता अपनी राजनीति को सूट करता हुआ नैरेटिव विमर्श या अपनी राजनीति को सूट करता हुआ एक माहौल बनाना चाहता है। अब यही सवाल था हम तमाम उठाएंगे। आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान जुड़ेंगे मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं। डॉक्टर अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक है, राइट विंग की बात रखते हैं, वो मेरे साथ है। राजीव जेटली जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी है, स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर हैं मंजीत
सिंह साहब स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। तनुष खत्री स्पोक्स पर्सन है जेएमएम के जमशेदपुर, वहां पर भी हिंसा हुई है, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और प्रोफेसर हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। हम इस बहस पर जाएंगे क्योंकि शहर शहर तनाव है। क्या 24 में चुनाव है, हर कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण तस्वीर आ रही है इस वक्त, वो क्या है? गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल के साथी पप्पल प्रीत का वीडियो है। ये देखिए ये वीडियो, पप्पल प्रीत का ये वीडियो, ये पुलिस कस्टडी में पप्पल प्रीत जा रहा है। कस्टडी में पप्पल प्रीत अमृतसर के पास से गिरफ्तार हुआ है। पप्पल प्रीत कौन है? अमृतपाल का सहयोगी है, उसको भागने में मदद करता रहा, उसके साथ रहा। पप्पल प्रीत भी वारिस पंजाब दे जो उसकी संस्था है उसका एक्टिव मेंबर था और ये लोग देश के खिलाफ साजिश कर रहे थे। ये देखिए आप, पप्पल प्रीत अब गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और ये भी अब हमारे सहयोगी अमित हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो अब घेरा उसके चारों तरफ बना दिया गया है, अमृतपाल के चारों तरफ, और अमृतपाल की गिरफ्तारी अब कभी भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले उसके सबसे नजदीकी सहयोगी पप्पल प्रीत की गिरफ्तारी, ये जो आईएसआई की साजिश, K2 वाली साजिश है ना, एक खालिस्तान एक कश्मीर का उनका एजेंडा तो चल नहीं पाया। कश्मीर अब G20 की एक बड़ी बैठक होस्ट करने की तैयारी कर रहा है। हाल ही के दिनों में पूरी दुनिया की नजर उस कश्मीर पर होगी, लेकिन अब आप देखिए ये K2 यानी एक खालिस्तान और एक कश्मीर, तो खालिस्तानी साजिश का जो है भांडाफोड़ भारतीय एजेंसियों ने कर दिया है और इसका मुख्य साजिशकर्ता अमृतपाल जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहस पर वापस लौटते हैं। शहर शहर तनाव है, क्या 24 में चुनाव है? मेरा सबसे पहला सवाल जाएगा यहां से मंजीत सिंह जी आपकी तरफ। मंजीत सिंह जी आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव कि भाई बीजेपी करा रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ मुसलमान लड़कों को बंद कर करके उनको यातनाएं दे रहे हैं। मंजीत सिंह जी क्या कहेंगे ओवैसी के इस आरोप के बारे में? देखिए, ओवैसी जी के बारे में तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के बी टीम हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वह स्क्रिप्ट लिखा जाता है, वही ओवैसी साहब उसी स्क्रिप्ट के आधार पर वह प्रचार प्रसार करते हैं। और जहां तक आपने सांप्रदायिक तनाव की बात कही है, चौरसिया जी, सबसे चिंता का विषय यह है, और केवल एक राज्य के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, बल्कि यह देश के हर राज्य के लिए चिंता का विषय बन रहा है। और केवल चिंता का विषय आम जनता के लिए नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नफरती बोल से आप बचें। और इसके लिए 3 राज्य को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली के सरकार को किया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, कि इस तरह से नफरती बोल जो बोले जा रहे हैं खुलेआम, जिससे कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है, देश में भाईचारा बिगड़ रहे हैं, इस पर 18 सर आपकी सरकार है, बिगड़ने कैसे दे रहे हैं? बीजेपी अगर साजिश कर रही है तो बंद करके अंदर करिए ना, आप होने क्यों दे रहे हैं मालिक? नहीं होती है। मंजीत सिंह जी सवाल तो ये है ना, सरकार तो आपकी है सर, सरकार का इकबाल होता है। इसका मतलब सासाराम और नालंदा में इकबाल बुलंद नहीं था आपका, बिहार शरीफ में भी नहीं था, इसीलिए ये सब हुआ। और अगर बीजेपी करा रही है तो बंद करिए ना सर बीजेपी के नेताओं को, सरकार आपकी है, कार्रवाई आपको करना है। देखिए, सरकार का इकबाल कायम है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 17 वर्षों से बिहार की शासन चल रही है। एक बार भी कर्फ्यू की स्थिति पैदा नहीं हुई है बिहार के अंदर, और 30 तारीख को घटनाएं घटती हैं। आप यह समझ लीजिए कि जब आते हैं अमित शाह जी, उनके आने के पहले कोई बात होती है या तो जाने के पहले कोई बात होती है। सासाराम में सर आप गृहमंत्री के लिए बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री उन बीजेपी नेताओं के नाम सार्वजनिक करिए जिन्होंने दंगा कराया है। ये तो आपका काम होना चाहिए ना, आपको सार्वजनिक करने चाहिए वो नाम। चौरसिया जी, बात तो अब सामने छन के आ ही रही है, और बिहार शरीफ के मामले में सुनिश्चित साजिश के तहत फैलाया गया और उसमें 150 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, उस मामले में कुछ दिन में अजय आलोक जी, आप बिहार की धरती से ही आते हैं, वहां की राजनीति को समझते हैं। मंजीत सिंह जी कह रहे हैं कि नहीं, सरकार का इकबाल बुलंद है, नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि वो इफ्तार कर रहे हैं, ये सिर्फ एक सांकेतिक है। बाकी मुसलमानों का क्या हाल है उसके बारे में उन्होंने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कैसे देखते हैं अब इसको?
देखिए, सब अपने अपने हिसाब से चल रहा है। बिहार में रामनवमी के जुलूस पहले भी निकलते थे, एडिक्वेट पुलिस सुरक्षा में निकलते थे, कभी पथराव नहीं होता था। कोई कोशिश करता था तो पहले ही से उसको रोक लिया जाता था, पकड़ लिया जाता था। यही पुलिस थी ना, यही पुलिस आज भी है। तो इकबाल इसी से पता चलता है कि वही पुलिस जो पहले ये सब काम रोक लेती थी, आज वही पुलिस ये काम नहीं रोकती है। जुलूस के साथ एक प्रोटेक्शन नहीं चलता है। साफ दिख रहा है आपके कैमरा शूटिंग में कि मस्जिदों से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस की हिम्मत नहीं होती है कि मस्जिद पे चढ़ के उन लोगों को रोक सके। तो ये कहीं ना कहीं ये तो निश्चित तौर पे सुरक्षा तंत्र का फेलियर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक साथ सासाराम में, और सासाराम और बिहार शरीफ तो आप दिखा रहे थे, लेकिन बिहार में सच्चाई है कि 15 से ज्यादा हो जगहों पे इस तरह के उपद्रव हुए। दंगा में इसे इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये दंगा नहीं था, ये स्कर्मिशेस थी। लेकिन जब हमें पता है कि हमारे राजनीतिक विरोधी इस तरह की साजिश करेंगे तो हमारी लेवल ऑफ अलर्टनेस पहले से दोगुनी या तिगुनी होनी चाहिए, या लेवल ऑफ अलर्टनेस घट जानी चाहिए। ये आप ही की बात को आगे ले जाता हूं मैं प्रोफेसर नवल किशोर जी के पास। प्रोफेसर साहब, लेवल ऑफ अलर्टनेस कितनी है? आप तो इफ्तार में बिजी हैं, बाकी तेजस्वी जी कह रहे हैं बीजेपी ने करवा दिया। अरे बीजेपी ने करवाया तो आपकी सरकार ने होने क्यों दिया? प्रोफेसर साहब ये तो बताइए। देखिए, सरकार अगर चिंतित नहीं रहती, सरकार अगर सजग नहीं रहती तो इतनी गिरफ्तारियां और इतनी सूचनाएं आपको कैसे मिलती? ये तो संभव नहीं था ना कि अगर सरकार सोई रहती, जैसा कि कोई एक ऐसा नेता बोल रहा है जिसको केवल विभाजन में ही उसकी नीति है, तो उसको इसको कैसे बताया जाए कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं कि ये पूरी तरह से पूर्व नियोजित तरीके से यह इस चीज़ को अंजाम दिया गया, ये कैसे पता चलता? पुलिस तो काम कर ही रही है। देखिए, आपने जो दूसरा लाइन बोला इस डिबेट का कि 24 में चुनाव है, इस चुनाव से किसको परेशानी है? सबसे ज़्यादा चिंता किसको है? सबसे ज़्यादा चिंता उनको है, और शायद यही कारण है कि वो तरह तरह के इन कार्यों में लगे हुए हैं। उनकी चिंता हो गई है कि अब आप होने क्यों दे रहे हैं? मैं ये सवाल कर रहा हूँ। मैं ये सवाल राजीव जेटली जी के पास ले जाऊंगा कि सोनीपत में आखिर ऐसा क्यों हुआ? आप होने क्यों दे रहे हैं नवल किशोर साहब? नहीं, देखिए, होने देने कोई भी सरकार अपने ही राज्य में कैसे कोई घटनाएं होने देगी? जाहिर है कि जो घटनाएं हो रही हैं उसमें, जैसे रामनवमी का शोभा यात्रा है, उसमें जो लोग रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं उनके बीच में अगर कोई सुनियोजित तरीके से कहीं घुस के और किसी भी हिंसा को अंजाम देता है तो उसको पकड़ने के लिए तो पुलिस अपना काम कर ही रही है। जुलूस के बीच से हुई कि जुलूस पर पत्थर बरसाए गए? प्रोफेसर साहब ये समझा दीजिए। अरे ये भी एक संभावना है, ये भी है कि उन चीज़ों को उकसाने के लिए भी ये किया गया होगा, और यही कारण है कि उसको इस तरह की घटना में तब्दील होनी पड़ी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो आप इस बात को चला रहे हैं कि ये तनाव जिन राज्यों में हो रहा है और खासकर विपक्षी राज्यों में है, उसको बढ़ा चढ़ाकर बीजेपी इन बातों को उठाने में, वहाँ उनके मंत्री क्या कह रहे हैं, जो केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी भाषा क्या है, हिंदू मुसलमान की है, उनकी भाषा क्या है कि जो लोग दंगाइयों को हम उल्टा टांग रहे हैं। तो सारे दंगाइयों के संरक्षक तो आप हैं, आपका इतिहास ही रहा है। कौन नहीं जानता है कि दंगा से आपका पुराना साहब ने सब बात मान ली, मैंने आपकी हर बात मान ली प्रोफेसर साहब, तर्क के तौर पर मैंने आपकी हर बात मान ली, हम सब मान ली, आप सही बोल रहे हैं। आप होने क्यों दे रहे हैं? ये आपको पता है ये लोग ऐसा करेंगे, फिर भी आपके राज में आपके नाक के नीचे बीजेपी वाले दंगा करा के निकल जाते हैं। ये गजब बात है। नहीं, ये गजब बात नहीं है। जो दल अपने आप को पूरे विश्व का विशाल दल कहती है, जिसके साथ में एक संगठन है, वो कहता है कि हम भी विशाल संगठन है, उसके कई सारे संगठन शाखाएं हैं, वो सब लोग अगर दिन रात इसी में लगे रहेंगे कि किस तरह से उस सरकार को बदनाम करना है, समाज में तनाव फैलाना है, क्योंकि उनको मालूम है कि तनाव, उन्माद, विभाजनकारी स्थिति में ही वो सफल हो सकते हैं। जब कभी भी किसानों की बात की जाए, जवाब नहीं दे पा रहे, नहीं जवाब है ही नहीं आपके पास। लगता है अरे आपको पता है ये लोग ऐसा करेंगे तो आप होने क्यों दे रहे भाई? सरकार का इकबाल होता है। मैं सीधे यहाँ से राजीव जेटली जी के पास चलूंगा। राजीव जी, सीधे सवाल सोनीपत को लेकर, सोनीपत में सरकार ने इस हिंसात्मक घटना को क्यों होने दिया? क्या कर रही है आपकी सरकार वहां पर?
देखिए दीपक भाई, सोनीपत की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले गिरफ्तारियां एकदम इमीडिएटली आसपास के जितने इंडस्ट्रियल एरिया के पुलिस स्टेशन थे, उनकी फोर्सेस थी, वो इमीडिएटली वहां पहुंची और जिन्होंने इस तरीके की हरकत करी उन्हें चिन्हित किया गया। चिन्हित करने के बाद 19 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीधी सीधी बात, हम कहते हैं कि जो भी दंगाई है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हमने करके दिखाई। लेकिन आप ये देखिए ना, इन राज्यों के अंदर राशन की दुकान के ऊपर चावल और दाल ना देकर के मिट्टी के तेल दिए जाते हैं ताकि उनको छतों पर रखा जा सके। जहां से रामनवमी की यात्रा निकले उसके ऊपर उन मिट्टी के तेल को बोतलों में भरा जाए और रामनवमी की यात्रा के ऊपर फेंका जाए। जहां पर भी आप देखिए, चाहे वो आप बिहार की बात करिए, आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, आप पश्चिम बंगाल की बात करिए, किस तरीके का माहौल है, सर ये बार बार ये बात कही जाती, अरे भाई इस मोहल्ले से मत निकलिए, इस मोहल्ले से मत निकलिए, राम का नाम मत लीजिए, यहां से निकलेंगे तो ये पत्थरबाजी हो जाएगी, लोगों की भावनाएं भड़क जाएंगी। भारत के अंदर, राम के देश में भावनाएं भड़क जाएंगी राम का नाम लेने से। सोचिए, हनुमान चालीसा पढ़ने से किसी को तकलीफ हो जाएगी और इतनी तकलीफ होगी कि इतना तो बिल्डिंग मटेरियल वाले इतना सप्लाई नहीं कर सकते, पत्थर जितना उनकी छतों के ऊपर पत्थर डाल दिया जाएगा। और कौन सी सरकार होगी, चेक नहीं करेगी क्या? ये बोतलें कहां से आ रही हैं, ये पत्थर कहां से आ रहे हैं और किस बात के लिए? सोचिए, किस बात के लिए? भगवान राम का नाम लेने के लिए, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर शोभा यात्रा भारत में नहीं निकलेगी तो पाकिस्तान में निकलेगी क्या? और ये क्योंकि भाई हमारे मुस्लिम मोहल्ले हैं, इनसे या ना निकले। कई जगह मैंने कई जिम्मेदार लोगों के बयान सुने। ये मानसिकता क्या है प्रोफेसर जुनैद हैरिस? देखिए, रामनवमी के जुलूस हमेशा से निकलता आ रहा है, मुसलमानों के मोहल्ले से भी गुजरता रहा है और मुसलमानों ने फूल भी बरसाए हैं। बंगाल के अंदर भी जब रामनवमी का पहला मॉर्निंग का जो जुलूस निकला है, आप सुन लेना, बंगाल के अंदर भी मॉर्निंग में जो जुलूस निकला है सबने उसकी तारीफ की, मुसलमानों ने उसके अंदर फूल बरसाए, पानी पिलाए। आपको एक बात याद दिला दूं, आइडियल सिचुएशन इस वक्त हमारे पास है तो यूपी की है। यूपी के अंदर भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों ने गौ हत्या की और उसको शानू और रिजवान नाम के बच्चों को फंसाने के लिए की, लेकिन यूपी सरकार और यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हम देखते हैं कि बिहार और बंगाल में ये नाकामी हुई है और इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुसलमान नहीं हो सकता है जो रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी करे। वो ऐसे ही लोग हैं जो हिंदू महासभा से ताल्लुक रखने वाले, जैसे कि आगरा के लोग थे। ये बहुत क्लियर और स्पष्ट बात है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, कानून भी पत्थर और पेट्रोल पंप कहां से आते हैं मुस्लिम इलाकों में? पत्थर की कोई फैक्ट्री है? पत्थर तो खरीदने पड़ते हैं भाई, घर बनाने जाओ आप, गिट्टी पत्थर रोड़ी आपको खरीदनी पड़ेगी, आप घर में रख नहीं सकते, आपका चालान होगा 1000 रुपयों का। ये आती कहां से है? दिल्ली दंगे में भी हमने देखा, हावड़ा में भी हमने देखा, हुगली में भी, माफ कीजिएगा, हुगली में हमने देखा। अच्छा, जो आगरा का वाकया मैंने बताया, ये भी सुना कि नहीं आपने? हिंदू महासभा वाला, या आप की पत्रकारिता यहां तक नहीं पहुंच पाई है? नहीं, मैंने सुना, आपको बोलने का मौका दिया। पहले तो मैं अच्छा बोला नहीं, तो मुझे बोलने कि आज ये सही है या गलत है, पहले तो ये बता दें आप। जो आपने कहा वो गलत है, यूपी पुलिस ने कार्रवाई करी होगी, मैं ये समझता हूं। गलत है? नहीं, करी होगी, हिंदू महासभा के लोग थे और ये खबर छपी है, आप तक नहीं पहुंची। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे भेज दीजिए, मैं पढ़ लेता हूं। मालिक पुष्टि करते हैं कि नहीं? मैं किसी अमर उजाला के अभी भेज दे रहा हूं। भेज दीजिए प्रोफेसर साहब, भेज दीजिए, अभी भेज दे रहा हूं। ये अफसोस, अगर ये बड़ी बहस होगी मैं इस पे कल बहस भी करूंगा प्रोफेसर साहब, लेकिन सवालों में आप किसी एक क्लिपिंग के पीछे मत छुपिए। मुझे बता दीजिए, ये रोड़ी पत्थर पेट्रोल गुलेल कहां से आती है? क्लिपिंग के पीछे नहीं, ये पत्थर और मैं बता दे रहा हूं, ये पत्थर और पेट्रोल बम मुसलमान नहीं रख रहे हैं। आप जाइए पता कर लीजिए और कहिए तो वो वीडियोस भी भेज दो जिसमें कहा जा रहा है कि पेट्रोल बम लेकर के जुलूस में लोग लेकर के आए थे और शिवपुर में जैसे बंदूक लहरा रहे थे, पेट्रोल बम भी लेकर के आए थे। सेकंड टाइम जब जुलूस निकला है तो शाम के वक्त में, और दुकानें जला दी गई, लोग तो इफ्तार करने चले गए थे। अच्छा, रोज लोग इफ्तार करने गए थे तो पत्थर किसने बरसाए छतों से, ये भी बता दीजिए प्रोफेसर साहब। पत्थर नहीं,
मैं बता तो रहा हूं कि पत्थर कहां से आएंगे। मैं मालवनी हिंसा पर बड़ी खबर आ रही है, लेकिन राजीव जेटली जी इसका जवाब देना चाहते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब के आर्गुमेंट पे? उत्तर प्रदेश अगर बड़ी घटना हुई, मैं खुद रिपोर्टर भेजूंगा, खुद आपके साथ बहस करूंगा प्रोफेसर साहब कल, लेकिन एक अखबार की क्लिपिंग के साथ पीछे मत छुपिए। राजीव जेटली जी जवाब दीजिए, और जवाब ये भी दीजिए कि आपके राज्यों में भी हिंसा हुई है रामनवमी के दौरान। देखिए मैं दीपक भाई, पहले आप ये समझिए, मैं तो जुनैद साहब को लेके चलता हूं, मेरे साथ गाड़ी में बैठ के चले, एक ड्रोन ले लेंगे, ड्रोन में वो उसका जो वीडियो होगा अपने मोबाइल पे देखते रहे, और मैं आपको दिखाता हूं, इनसे बोलिए, मैं इलाके बताता हूं, उस इलाका में ड्रोन से देखकर बता दें कि किस किस छत पे कितना कितना पत्थर पड़ा हुआ है। ये जो बार बार ये कह रहे हैं ना शरबत पिलाया, भैया आपने हिंदुओं को तो बकरा समझ लिया ईद का, कि पहले सेब खिलाओ, उसको खाना खिलाओ, उसको ये खिलाओ, उसको वो खिलाओ, और थोड़ा अगला मोहल्ले में जाए तो ऊपर जाकर के पेट्रोल पंप फेंक दो। ये कोई हिंदू है, अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, बकरा नहीं है ईद के, जिनको आप ये सोचें कि यहाँ पे आप मीठा पिलाओ, यहाँ मीठा खिलाओ, और अगले मोहल्ले में जाकर उनके ऊपर जो से है कच्चे बम फेंक दो, उनका कत्लेआम कर दो। ये आप समझिए इस बात को जुनैद साहब, जो इशू है ना वो बड़ा संजीदगी के साथ आपको इसको एड्रेस करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा माहौल इस देश में क्यों होता है, राम के देश में, कि जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती है तो ये दंगों की खबरें क्यों आती। अच्छा एक बताइए, ये क्या आज से आ रही हैं? आप ये बताइए, ये क्या आज से आ रही हैं? हम तो जब से पैदा हुए, जब से होश संभाले, हमने यही सुना, इस इलाके से नहीं जाना, इस मोहल्ले से नहीं जाना, यहां से शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, यहां से नहीं निकलेगी। ये कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से होता आ रहा है। और क्यों हो रहा है आपको इसका जवाब देना है। ऐसा क्या होता है उन मोहल्लों में, ऐसा क्या होता है ये तो बता दीजिए मुझे, कि वहां डर के आदमी को क्यों जीना पड़ता है, वहां से अपने मकान को खाली क्यों कर देना पड़ता है, वहां अपने मकान को सस्ते में बेच के क्यों जाना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? अरे मुख्य समस्या पे क्यों नहीं बात कर रहे आप? ठीक है प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए, या मीठा खिला भी हाथ उठा रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगा। प्रोफेसर साहब का जवाब ले लेते हैं राजीव जी। प्रोफेसर साहब सीधा सवाल है, मैं बीच में नहीं आता, जवाब दीजिए। मैं आपको पर्टिकुलर नाम लेकर के जगह बता रहा हूं। मैं 12 गाजीपुर यूपी का रहने वाला हूं, और 12 जो है मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है, लेकिन हिंदुओं के सारे त्योहार मुसलमानों के दरवाजों पर होते हैं, घरों में होते हैं, और मुसलमान पूरी तरह मदद करते हैं। आप कहां की बात कर रहे हैं? मैं तो समझता हूं यही इस्लाम है। आप बात कैसी कर रहे हैं? मैंने कहा कि फसादी बोल दीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूं। आप ये बोल दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, ये देश की जनता सुनेगी ना, ये देश की जनता सुनेगी। आप बोलिए मैं झूठ बोल रहा हूं, देश की जनता नहीं होता। मैंने जगह का नाम लिया। हम इस टाइम टीवी चैनल पे, सच बता रहा हूं, इस टाइम हम टीवी चैनल पे जो भी बात आप कह रहे हैं ना, जो भी बात कह रहे हैं वो सभी सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। फसादी का न मंदिर है न मस्जिद है, फसादी है, उसकी सजा जेल है या तो फांसी है। मैं हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर लग रहा है कि वो मुसलमान है, उस पर आप हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। क्यों नहीं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं ढूंढ रहा हूं दीपक भाई। देखिए मैं सुनिए मैं इसका, अरे मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं आपसे ये बात। ये समस्या है, और इस समस्या को दीपक जी आपके चैनल के माध्यम से देश ने दुनिया देख रहा होगा, और दुनिया खुद एनालाइज कर रही होगी क्या मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहे हैं। जुनैद साहब सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जुनैद साहब एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अच्छी बातें करते हैं, मैं इनकी तारीफ भी करता हूं, मैं इनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन ये हकीकत से परे बातें करते हैं। हकीकत जो जमीनी हकीकत है उस पर नहीं बात करते। अरे आप जैसे सारे लोग हो जाएं तो इस देश को देखिए कितना हम आगे लेके जा सकते हैं, कितना बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। जुनैद साहब वो बड़ी बड़ी कांच की बोतलों के अंदर भरा हुआ पेट्रोल और डीजल जो है ना, वो दिखा देता है वो कहां से गिर रही है, किस पे गिर रही है, और आज से नहीं गिर रही है, वर्षों से गिरती आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मुख्य समस्या है उसको हम क्यों नहीं चर्चा करते हैं, आपको बोलना चाहिए इस बात। जुनैद साहब मैं जेएमएम के पास जाऊंगा, क्योंकि जमशेदपुर में भी हिंसा हुई है, लेकिन उससे पहले आप एक छोटा सा जवाब दीजिए। ये मानसिकता क्या है जुनैद साहब, ये समझाइए थोड़ा। चलिए आपके गाजीपुर में होता होगा, मैं तो एक बहुत छोटे से गांव से आता हूं, वहां हर आदमी एक दूसरे को जानता था, लेकिन वहां पर जो गणपति विसर्जन की जो शोभा यात्रा निकलती थी उसमें बम फेंके जाते थे। मैं आपको ईयर के साथ इंसिडेंट बता दूंगा। मैं आपको बता, ये मानसिकता क्या है बिल्कुल बता दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, जिस मुल्क में हम रहते हैं
उसकी कानून और वहां के लोगों के को सम्मान देना ये इस्लाम हमें सिखाता है। अगर इससे हट करके मुसलमान काम करता है तो वो मुसलमान नहीं है। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, एक बार जब वो कर लेता है तो अगली बार भी वो करने का मौका कौन लोग देते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कहां खत्म हो जाती है। मैं हिस्टोरिकल वे में पहले भी बता चुका हूं, ये तो बादशाहों के जमाने में भी जब जुलूस निकलते थे तो ये पत्थरबाजी नहीं होती थी। ये आजाद हिंदुस्तान के अंदर जहां हम सबको मिलकर के रह करके और देश निर्माण की कोशिश करनी थी, ये कौन लोग हैं जो पत्थर बरसा रहे हैं? मैं भी कह रहा हूं कि उनका पता होना चाहिए और उनको सख्त से सख्तरीन सजा मिलनी चाहिए और मैं इनके साथ खड़ा हूं। आप चलिए, जहां ले चलेंगे मैं चलूंगा। जो बात मैं अभी आपके सामने कह रहा हूं, मैं हर जगह चल करके ये बात करने को तैयार हूं। और अगर मुसलमान मुझे पाए जाए तो मैं आपके साथ जी। ये मुझे नहीं, यहां दो प्रवक्ता ऐसे बैठे हैं जहां पर राशन के बिल पर ये आग लगाने का सामान दिया जाता है, वो भी सब्सिडी पे। ये इन दोनों प्रवक्ताओं को बताइए जिनकी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हम पूरा देश जो है वो अपनी आस्था भी प्रकट नहीं कर पा रहा है। अभी आज देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां करी, देखिए उनके पीछे कौन लोग खड़े हैं। उनके पीछे जानबूझ करके ऐसी वेशभूषा वाले लोगों को पीछे खड़ा किया गया जिनके खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे थे वो कि मैं इन लोगों के साथ हूं और उन लोगों को जिनके अपना बच्चा खो दिया के पास जाता हूं। डॉक्टर तनुज खत्री साहब, हेमंत जी की सरकार एक अच्छी सरकारों में से, विपक्ष की बेहतरीन सरकारों में से मैं उसको मानता हूं, लेकिन फिर भी आप जमशेदपुर में हिंसा होने के बावजूद, पता होने के बावजूद कि वहां पर विवाद है, आप वहां की हिंसा को संभाल नहीं पाए। आप भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के दबाव में। दीपक जी देखिए, समझने की जरूरत है। जिस तरीके की बातें आ रही हैं, जमशेदपुर में वैसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, जरूर जो है हालात गंभीर हुए थे, कदमा में हुए थे और पूरा जमशेदपुर अभी शांति व्यवस्था बहाल है और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों को गिरफ्तार भी किया है और जो एहतियातन जो धारा लगाने का काम है उसको भी किया है। लेकिन दीपक जी, बिल्कुल आज आपके चैनल पर जो टैगलाइन चल रहा था वो चरितार्थ होता नजर आ रहा है कि किस तरीके से चुनाव है तभी तनाव है और भारतीय जनता पार्टी डबल गेम करती है। जहां सत्ता में रहती है वहां भी हिंसा करवाने का काम करती है और जहां सत्ता में नहीं रहती है वहां तो पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। सिर्फ चर्चा उन्हीं राज्यों की होती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में ये घटनाएं हुई, हरियाणा के अंदर में घटनाएं हुई, गुजरात के अंदर में घटना हुई, मध्य प्रदेश के अंदर में घटना हुई, लेकिन चर्चा कहां की होगी? बिहार की होगी, झारखंड की होगी, छत्तीसगढ़ की होगी। लेकिन इस आइडियोलॉजी को बदलने की जरूरत है दीपक जी। मैं सभी को लगभग आधे घंटे से हम सुन रहे थे, कोई सार्थक चीजें निकल करके नहीं आ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ द्वेष फैलाने की बातें हो रही हैं। इस पर भी तो लगाम लगाने की जरूरत है। ठीक है, आप कहते हैं कि आप जमशेदपुर में लगा देते ना, आपको तो किसी ने नहीं रोका था, लेकिन फिर भी वहां तनाव हुआ। हेमंत सोरेन की सरकार होने के बाद भी तनाव हुआ। हेमंत सोरेन जी की सरकार में कानून का इकबाल है, इसलिए वहां पे दंगा रोक दिया गया। जो दंगे की प्लानिंग थी, भड़का करके लोगों को अलग अलग कृत्यों के द्वारा उस दंगा को रोकने का काम किया है। मैं सीधे अजय आलोक जी के पास चलता हूँ। अजय आलोक जी, बिहार और झारखंड को मुझसे तो कई गुना बेहतर जानते हैं, वहीं से आते हैं। अजय आलोक जी जो दावा कर रहे हैं डॉक्टर तनुज खत्री की, भाई हमने तो रोक दिया, कुछ नहीं हुआ जमशेदपुर में, आप बेहतर समझा सकते हैं उनका दावा कितना ठीक है। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की साजिश है, पर सवाल ये विपक्षी पार्टी को सरकारें साजिश होने क्यों देती है? भाई देखिए, जमशेदपुर हो चाहे बिहार शरीफ हो, ये हम लोग सबको जानते हैं कि कम्युनली बहुत सेंसिटिव रहा है और हमेशा छोटी छोटी बातों पे कम्युनल क्लैशेस होते हैं। सरकार किसी की रहे, जिम्मेदारी इन दंगों को रोकने की, दंगे न होने देने की हमेशा प्राथमिकली सरकार की ही होती है। तो जिम्मेदारी से तो कोई भाग नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है कि हेमंत सोरेन जी को पता नहीं है कि जमशेदपुर में कम्युनली कितना सेंसिटिव है और उनको ही पता है कि विरोधी भाजपा। मैं तो साफ कह रहा हूं, आप भी तब से साफ ही कह रहे हैं कि जब जानते ही कि भाजपा ही करवाएगी, भाजपा ही करवा रही है, तो फिर जब आप सरकार में है, सरकार का कलाम आपके पास है, सरकार का इकराम आपके पास है, फोर्सेस आपके पास है, तो आप रोक क्यों नहीं रहे? इसका क्या मतलब? सरकार दंगे होने दे रही है, सरकार चाहती है दंगे हो, इसलिए हमने रोकने का ये पक्ष तो देखिए जरा। वही मैं कह रहा हूं, लेकिन होने के बाद
होने के बाद रोकने का काम किया, वो सब करते हैं, होने क्यों दिया? ये तो ये होने में फायदा किसका? ये कम्युनल पोलराइजेशन अगर हो रहा है, जो देखिए जो दंगा करवाएगा उसको ही पता होगा ना कि कब होगा। हमारा तो काम है। आप सरकार में रहने का हक क्या है? नहीं दिया हमने, आग में जलने नहीं दिया हमने गिरफ्तारियां करवाने का होने नहीं देना है भाई, होने नहीं देने की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं बता देता हूँ क्या होने नहीं देने का क्या है। वहां पे झंडे, हनुमान जी के झंडे पर आपत्तिजनक चीज को रखने का काम किया गया। उसके बाद दंगा भड़काने की योजना थी, उसको रोकने का काम किया त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने। दंगा भड़कने देना अगर छोड़ दिया जाता बात ही नहीं कर रहा हूं से भड़कता। तनुज जी बिल्कुल, मैं कहां कह रहा हूं कि दंगे हुए जमशेदपुर में, वहां भी मैं क्लैशेस ही कह रहा हूं, स्कर्मिशेस ही कह रहा हूं। आप ये देखिए कि आपका जो पैटर्न जमशेदपुर का पैटर्न है, एक मिनट, जमशेदपुर का जो पैटर्न है दंगों का, वैसा ही सिमिलर पैटर्न महाराष्ट्र में मालवानी के पास हुआ कि जब जुलूस मस्जिद के पास पहुंच रही थी तो मस्जिद से पत्थर फेंके गए, मस्जिद से बाकी बारिश की गई। अब इस पे मस्जिद प्रशासन इसको मना कर रहा है। यहां पे भी जमशेदपुर में हनुमान जी के तिरंगे पे आपत्तिजनक चीजें रखी गई। तो ये इसका मतलब कि ये तो पूर्व नियोजित साजिश है ना। तो ये साजिश का पता वहां की लोकल पुलिस, वहां की लोकल इंटेलिजेंस नहीं करेगी तो कौन करेगा? रखी क्यों रखी, ये भी तो जांच में सामने आ जाएगा ना अजय जी। ये आपत्तिजनक चीजें बिल्कुल। तो इस तरह के लोगों का, कोई नहीं देखा है, इस तरह के लोगों का अगर मानसिक मनोबल, भाई एक मिनट, तो ये तो पता करिएगा ना। जब एक पहली विफलता तो हो गई कि पता नहीं चला कि इस तरह की चीजें होने वाली है। बिल्कुल 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 कह रहा हूं। तो पहली विफलता तो वही हो गई। दूसरी विफलता कि इस तरह की साजिशें करने में भला किसका हो रहा है? भाई मुसलमान अगर अल्पसंख्यक इस देश में है तो अगर वो बहुसंख्यक पे हमला कर रहा है तो उसका मनोबल इतना बढ़ गया है, जरा इस पे सभी सोचा है? ये तो वही हो गया ना कि अगर डेमोग्राफी चेंज होगी तब तो कल को हिंदुओं को निकाल बाहर करेंगे, या मुसलमान हिंदू बढ़ गए तो मुसलमानों को बाहर निकालें। तो ऐसे देश कैसे चलेगा? भला हो रहा है, किसका राजनीतिक भला हो रहा है ये भी तो देश की जनता देख रही है ना, कि जब हिंदू मुस्लिम होगा तो दुर्विकरण होगा, बिल्कुल ये देखना ही चाहिए। किसका भला होगा? एक ही दल का भला होगा। ये तो सब ये तो देखना ही ना पड़ेगा। ये तो देखना ही पड़ेगा तनुज जी। बंगाल में आप भी देख रहे हैं कि जहां जहां पे 40% से ऊपर आबादी हो रही है वहां से हिंदू को खदेड़ दिया जा रहा है। ये आपसे छुपी हुई बात तो नहीं है, हम लोग में से किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो इस तरह अगर हिंदू करने लगे कि जहां जहां उनकी आबादी ज्यादा है मुसलमानों को खदेड़ दें तो चल दिया ये देश। तो देश ऐसे चलाना चाहते हैं क्या? प्रोफेसर साहब चाहे विपक्ष हो चाहे भाजपा हो, कोई तो देश ऐसे चलाना नहीं चाहता है। प्रोफेसर राहुल किशोर जी, डॉक्टर अजय आलोक ने एक पॉइंट उठाया, मैं चाहता हूं आप भी जवाब दे दे। भाई अगर पोलराइजेशन हुआ, और सब जानते हैं पोलराइजेशन का फायदा बीजेपी को होता है, तो आप लोग फायदा होने क्यों देते हैं? प्रोफेसर साहब, सरकार आपकी है तो इकबाल आपका है वहां पर। अरे दीपक जी, मैं कितने देर से इंतजार कर रहा था, मौका दीजिएगा तब तो आप तो मौका उनको देते हैं जो अपने हर रिस्पॉन्स में ये कहते हैं कि राम के देश में हिंदुओं का अपमान हो रहा है या हिंसा उनके खिलाफ हो रहा है। ये बात तो भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और प्रवक्ता सब बोलते हैं। आजकल अजय आलोक जी भी बोलना शुरू कर दिए हैं। इनका जो परिवर्तन हुआ है, हो सकता है इनकी अपनी कोई मजबूरी होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अपराध हो रहा है उसको अपराध के नजरिए से देखना एक बात है। आप कहते हैं कि आप पहले क्यों नहीं कर देते हैं? अगर पहले पूरा देश और विश्व में पता ही चल जाता तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो हुई हैं इस देश में और विश्व में वो कैसे होती? आपको तो ये मालूम है ना कि हमें ये मान के चलना पड़ेगा। आप कहते हैं कि सरकार को नहीं मालूम है। सरकार चिन्हित करती है कि सेंसिटिव एरिया कौन है, और उस आधार पर कहा जाता है कि इधर से नहीं जाना चाहिए या यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं अपने देश में सेंसिटिव एरिया क्या होता है प्रोफेसर साहब? इसका कोई एक्सप्लेनेशन देंगे? ये जो सुन लीजिए, सेंसिटिव एरिया क्या होता है और क्यों डिबंक होगा कि सेंसिटिव एरिया है? मुझे बताइए। यही सुनना था इनसे। अरे दीपक भाई, दीपक जी, आप जैसे पत्रकार अगर ये पूछेंगे कि सेंसिटिव एरिया कौन होता है तब तो हमें कुछ कहना ही नहीं है। इसका मतलब है उस माहौल के आप पात्र हैं। पहली बार सच्चाई मुंह पे आई, इस समाज पहली बार सच्चाई मुंह पे आई, बस यहीं पे डिबेट खत्म। दीपक जी, यहीं डिबेट खत्म।
जिस बात पे हम डिबेट कर रहे हैं उसका निष्कर्ष निकाल दिया इन्होंने। अरे अजय आलोक जी, मैं यही बात तो कह रहा था, इतनी बेशर्मी का प्रदर्शन कैसे कर लेते हैं आप? आपको ये मालूम ही नहीं है, राम के देश में मालूम नहीं है कि जो तनाव फैलाता है, जो तनाव फैलाता है इस देश में, आपको ये नहीं मालूम है कि जो लोग बिहार में पकड़े गए हैं उनका किस संगठन से लेना देना है, ये आपको मालूम नहीं है क्या? ये मालूम नहीं है आपको? इतना क्यों बेशर्म हो जाते हो भाई? इतना क्यों बेशर्म हो जाता है? आपको मालूम नहीं है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनका जुड़ाव किस संगठन से है? ये बात जो बात मैंने बोली पहले आपसे, जिसका आप विरोध कर रहे थे, आपने खुद ही कबूल कर लिया। अजय आलोक ही कोई काम कबूल कर लिया। कानून को पहुंचने में कानून चाहे एक दूसरे पर नहीं, एक दूसरे पर नहीं। बहुत टाइम है राजीव जी, आप भी अपना पॉइंट रखिए, प्रोफेसर साहब आप भी अपना पॉइंट रखिए। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं सबको रोकूंगा सब पैनलिस्ट को। बंगाल हिंसा पर, बंगाल में जो हिंसा हुई है उस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है जानबूझकर नमाज के समय का इंतजार किया गया, ये कहना है ममता बनर्जी का। फिर उन्होंने कहा बिना अनुमति के बदल दिया गया समय, हथियार के साथ बीजेपी ने किया प्रदर्शन, बंगाल में जानबूझकर भड़काया गया दंगा, बंगाल में बाहर से लाए गए दंगाई, धार्मिक रैली में हथियार का क्या काम। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है बंगाल के लोग दंगे का सहारा नहीं लेते। ये सब कहना है ममता बनर्जी का। एक नया विवाद इसके बाद भी खड़ा होगा, सुनते हैं ममता बनर्जी जी ने क्या कहा है। The meeting was mentioned, they will do it in the afternoon, but at the time of namaz time, intentionally, deliberately they went there to victimize the people. After that also, our police, 1 hour it was, of course in a bad state because BJP along with bunduks, dancing with arms, bulldozer, tractors, they went. You tell me, for a religious meeting, at a ধর্মীয় meeting এ arms কেন নিয়ে যাবে? तो राजीव जी क्या कहेंगे ममता बनर्जी के इस बयान पर? उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर नमाज के समय निकाली गई शोभा यात्रा, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा हथियारों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये बंगाल के लोग नहीं है, बाहर के लोग बीजेपी वाले लाए और उनके सहारे दंगा करवाया। मुझे लगता है जो कट्टरपंथी बांग्लादेश में बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे कि हमारा नेतृत्व करने वाली बॉर्डर के उस तरफ क्यों बैठी हैं? अरे इससे तो यहां होना चाहिए था, क्योंकि जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, जो प्रताड़ित हिंदू हैं, अगर वहां पर कोई नेतृत्व करने वाला उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो उसके ऊपर उसको वो नफरत भरी निगाह से देखते हैं। उन्हें लगता है हमारी आइडियल लीडरशिप तो वो पश्चिम बंगाल में बैठी है, ये यहां क्या कर रही है? तो अभी सोचिए, जब आज पहली रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि ममता बनर्जी दीदी ने किस तरीके के हथकंडे अपनाए, कैसे पुलिस को जो है अपना कार्यकर्ता बना करके उन दंगाइयों के साथ खड़ा कर दिया, उनके पक्ष में खड़ा कर दिया। उसके बाद दीदी ये बता रही हैं कि वो जो शोभा यात्रा निकल रही है या हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकल रही है उसको उस वक्त क्यों निकाला गया जिस वक्त पे नमाज पढ़ी जाती है? अरे खत्म हो गई दीपक भाई, डिबेट ही खत्म हो गई। यही तो मुद्दा है मेन। हम भारत में चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं। हम अभी भी ये कह रहे हैं, एक बता रही राजनीतिक पार्टी सेंसिटिव एरिया, दूसरा देखिए मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की बता रही है कि इसको किस वक्त में निकाला गया। मतलब इसका इतना बड़ा उनको घाव लगता है क्या शोभा यात्रा से? अरे देखिए, जुम्मे के जुम्मे नमाज होती है, हर हफ्ते जब नमाज पढ़ी जाती है, हर मोहल्ले में, गली में, कूचों में, सड़क के बीच में बैठकर भी पढ़ी जाती है। कभी आपने देखा इस तरह के किसी ने जाते हुए पत्थर फेंक दिया? प्रोफेसर साहब, राजीव भाई, एक बड़ी खबर आ रही है, ये मुंबई हिंसा को लेकर है। 300 लोगों पर FIR हुई है, 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार कह रही है कि मालवनी हिंसा एक बड़ी साजिश थी, पहले से पत्थर रखे गए थे, रामनवमी पर हिंसा पूर्व नियोजित। और साथ ही साथ FIR में आपराधिक षड्यंत्र की धारा यानी 120B ये जोड़ी गई है, पहले से पत्थर इकट्ठे करके रखे हुए थे। अब मैं सीधे जुनैद साहब के पास चलता हूँ। प्रोफेसर साहब, ठीक है, आपने कहा गाजीपुर में आपका गांव है, आपके दहलीज पे जो है हिंदू त्योहार मनाते, होता होगा, कुछ इलाकों में होता है, लेकिन मुझे बताइए, अब मुझे बता दीजिए, भारत में रामनवमी के जुलूस निकलने के लिए सेंसिटिव एरिया ये क्या है? बचपन से सुन रहा हूं, इधर मत जाना, सेंसिटिव एरिया है। ये सेंसिटिव एरिया के पॉकेट्स क्यों है भारत में? अब आप सुन लीजिए,
आप ये कह रहे हैं सेंसिटिव एरियाज की बात, मतलब मुसलमानों के एरिया को सेंसिटिव कह रहे हैं। जी। बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ है वहां पर मुसलमानों की कितनी बड़ी तादाद थी, आपको यकीन नहीं आएगा। एक घर वहां पर है जितनी बड़ी भी तादाद हो। अब आगे की बात सुनिएगा। और वहां मतलब पर पूरे बिहार शरीफ में मुसलमानों का एक घर है, प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं आप? अरे नहीं कह रहा हूं ये बात मैं, जहां पर मस्जिद है वहां पर जहां पर की बाकायदा एक गुंबद को तोड़ा गया था और जिसको फिर बाद में बनाया भी गया है, मैं वहां की मैं बात कर रहा हूं और हमारे पास न्यूज है बाकायदा, आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा उसको। और साथ ही साथ मैं बता दूं वहां के लोकल हिंदुओं ने बचाने की कोशिश की है और वो खुद लोकल हिंदू वहां पर कह रहे हैं ये बाहर से आए हुए लोग हैं, हम नहीं जानते। अरे मुसलमान तो आरजेडी को अपना खैरख्वाह मानता है, जेडीयू को भी मान रहा है। मतलब मुसलमानों पर हमला हो गया जेडीयू और आरजेडी और जेडीयू के शासन में, ये कह रहे हैं आप? जी मैं ये कह रहा हूं और वहां के लोकल हिंदुओं ने उनको बचाया है, मैं ये भी साथ साथ कह रहा हूं। लोकल हिंदू अगर नहीं होते तो वो सीधे प्रोफेसर साहब ने जनता दल यूनाइटेड कौन है मेरे साथ मंजीत सिंह जी। मंजीत सिंह जी बताइए, मंजीत सिंह जी जनता दल यूनाइटेड के, मुझे बताइए, कह रहे हैं कि मुसलमानों पर हिंदुओं ने हमला कर दिया। चलिए मैं अब छोड़ देता हूं समुदाय वगैरह, क्या मतलब है, सब सोशल मीडिया पे चारों तरफ चला हुआ है, बता दीजिए। अभी ये कह रहे हैं कि बिहार शरीफ में मुसलमानों पर हिंदुओं ने हमला किया, क्या ये हुआ था? और अगर ऐसा हुआ था तो फिर आपकी वो इफ्तार का तो कोई मतलब बचा नहीं सर, दोनों इफ्तारों का। देखिए, जो भी घटना हुई उस घटना का जांच बहुत तेजी से चल रहा, उसका उद्भेदन भी हो रहा। 150 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 242 लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इस तरह के सुनिश्चित साजिश किए जिसके कारण बिहार शरीफ की घटना घटित हुई है। अच्छा, और पुलिस आगे की जांच में यह पता कर रही है कि कौन कौन लोग उस साजिश में थे, कौन संगठन के लोग उस साजिश में थे। इन सब बातों का 1-2 दिन में उद्भेदन हो जाएगा। आप चौरसिया जी हम लोग को बुलाए, सबसे अधिक समय भारतीय जनता पार्टी को आपने दिया अपने बातों को रखने के लिए। यह एक गंभीर मसला है और देश के स्तर पर चर्चाएं हो रही हैं, चाहे वह नीतीश कुमार जी चर्चा करें या ममता बनर्जी जी करें। यह देश जल रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने 2024 के सत्ता के लिए राज्य और देश को जलाने के लिए तैयार है। इस पर चिंतन मंथन की जरूरत है। लगातार हेट स्पीच हो रहा है, क्यों दंगे फड़क रहे हैं हर राज्य के अंदर, और 24 के पहले इतना क्यों तीव्र गति से देश के अंदर हर जगहों पर धार्मिक उन्माद हो रहे हैं, अशांति उत्पन्न हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि हेट स्पीच के मामले में त्वरित कार्रवाई करे पुलिस, अब केंद्र शासित राज्य दिल्ली में 18 FIR होती है, पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। तो हम लोग क्या समझें कि यह केंद्र सरकार की सुनिश्चित साजिश है और जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने सर, मैंने आपकी सब बात मान ली, मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूं। आपने बीजेपी की बात कही, देखिए राइट विंग के आप 2 लोग हैं और उनके खिलाफ 4 लोग हैं। देखिए मंजीत सिंह जी, तर्क के आधार पर सुनिए ना मेरी बात, एक लाइन सुन लीजिए सर। मंजीत सिंह जी एक लाइन सुन लीजिए प्लीज। राजीव जेटली जी को हम बात सुन रहे थे, ना मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मंजीत भाई मेरी बात तो सुन लीजिए एक लाइन की। जी को इतना समय दिया। आलोक राज जी तो जेडीयू के प्रवक्ता रहे हैं, वह जेडीयू के पद पर रहे हैं, हमारे मित्र हैं, वह जेडीयू के प्रवक्ता का पद भी संभाल चुके हैं। एक समय जेडीयू की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। और राजीव जेटली जी जो कह रहे थे, अपना प्रवचन दे रहे थे, ये हेट स्पीच के मामले में क्या कहा गिरिराज सिंह ने, यह उन्माद कैसे पैदा कर रहे हैं। जो लोग मोदी जी को वोट नहीं देगा वह पाकिस्तान चला जाए। इनके विनय कटियार जी ने कहा मुसलमानों को इस देश में जरूरत नहीं है। विपल देव जी ने कहा जो लोग सरकार के बारे में बुरा भला कहते हैं नाखून उखाड़ देना चाहिए। इस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी का। अरे सर, गिरिराज सिंह तो आप ही के राज्य से आते हैं ना सर, वहाँ पे FIR करिए, गिरफ्तार कर लीजिए। मंजीत सिंह जी ये हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं, बात फैला रहे हैं और उस पर मंजीत सिंह जी लगातार बोलते रहना अच्छे डिबेटर की निशानी नहीं है। मंजीत सिंह जी सुन लीजिए, मैं आपको भाई भाई बोल के पिछले 10 मिनट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। ममता बनर्जी ने खुलकर आपके चैनलों पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे राज्य से लाकर चलिए आज मंजीत सिंह जी का राष्ट्र के नाम प्रसारण सुनिए, हल्के से नहीं ली जा सकती है। सुनाइए मंजीत सिंह जी, आज राष्ट्र के नाम प्रसारण दे दीजिए आप।
मैं आपसे 10 मिनट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी बात सुन लीजिए, आप सुनने को राजी नहीं है। लीडरों का बयान है और उस अरे तुम बंद करिए, गिरफ्तार करिए ना, सरकार है आपकी भाई। अमित शाह ने क्या कहा, सासाराम में कोई घटना, सांप्रदायिक घटना घटी और नवादा में जाकर कहते हैं सासाराम में बम विस्फोट हुआ, बम से लोग मारे गए, यही गृह मंत्री का है, हम उल्टा टांग देंगे। चलिए ठीक है, अजय आलोक जी, मंजीत सिंह जी, जब आप किसी की सुन ही नहीं रहे तो सरकार कैसे चलाते होंगे मैं समझ गया। बिहार और देश की सरकार कैसे चलती होगी समझ गया मैं, 17 साल से क्या हो रहा है, सुन ही नहीं रहे आप किसी के। यहाँ मैं बोले जा रहा हूँ, भाई साहब रुक सुन लीजिए, भाई साहब सुन लीजिए, भाई साहब सुन लीजिए, भाई साहब सुन लीजिए, भाई साहब सुन लीजिए। अजय भाई अब आप बताइए मुझे क्या इनका संकट है, जेडीयू का क्या संकट है? ये मतलब मैं समझ गया कि सरकार कैसे चल रही होगी। देखिए वो रुक ही नहीं रहे, मंजीत जी रुकेंगे ही नहीं आज, बोलते रहने दीजिए उनको, बोलते रहने दीजिए। देखिए मंजीत जी मेरे अच्छे मित्र हैं और मंजीत जी को ही पता है कि 2014 के चुनाव के पहले जब आचार संहिता नहीं लगी थी तब बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने बयान दिया था कि जो मोदी को वोट नहीं दे वो पाकिस्तान चले जाएं। 14 की बात है। विनय कटियार ने जो बयान दिया वो 1992 से विनय कटियार बयान देते आ रहे हैं लगातार। उमा भारती भी बयान देते ही आ रही है, तो लिस्ट है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब इतने बयान आपने सुन लिया तब भी हम लोग गठबंधन में 17 साल तक बीजेपी में रहे, 2014 के बाद भी हम 17 में गठबंधन में आ गए। जब हेट स्पीच की बात करनी है मंजीत भाई और कार्रवाई की बात करनी है और एग्जाम्पल सेट करना ही है, तो हम इस देश के हर शहर में करबला बना देंगे अगर हमारे इमाम हुजूर को कुछ कहा गया तो। किसका डायलॉग था ये? याद आया ना मंजीत भाई? कोई कार्रवाई हुई जो इस देश के हर शहर में करबला का मैदान बनाने जा रहे थे? हमारे पूर्व सांसद, हमारे पूर्व एमएलसी माननीय गुलाम रसूल बलियावी जी, कोई कार्रवाई हुई? सूट करता है मंजीत जी। और इससे अपनी अपनी राजनीतिक शक्तियों के कारण ऐसे ऐसे ताकतों को बढ़ावा मिलता है, ये आप भी जानते हैं। जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र में क्या हालत है ये भी आपको पता है, और कैसे सूट करवाया जाता है अपने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए वो भी आपको पता है। बात यह है कि पहले तो नहीं होता था, 15 साल आप हम साथ में रहे, कभी रामनवमी हुआ में जुलूस में दंगे हुए? अभी क्यों हो रहे? बीजेपी के साथ नहीं थे तब भी दंगे नहीं हुए 15 से 17 के बीच में। 13 में बीजेपी के साथ टूटा था, 13 से 17 में कहां कोई दंगे हुए? कभी नहीं हुए। कम्युनल क्लैशेस तक नहीं हुए, चाहे सासाराम हो चाहे बिहार शरीफ हो। अभी हुए हैं तो ये नाकामी है, ये तो मानना ही पड़ेगा। अब जांच करिए, पकड़िए, सब कुछ ठीक है, लेकिन भविष्य में ना हो इसकी क्या गारंटी है? अभी अब नवरात्र आएगा, फिर से दुर्गा पूजा आएगा, दिवाली आएगा, उसमें हो गया तब क्या करेंगे? तो सजग सरकार और सतर्क सरकार अगर नहीं रहेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी को चाहे विपक्ष की हो, तो ये सब होते रहेगा। और चुनाव है तो स्वाभाविक है सब कोई अपने अपने हिसाब से भंजाएंगे। आप कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने साजिश की, उनको गिरफ्तार कर लिया। वो वैसे ही उधर से कह रहे हैं कि नीतीश सरकार मुसलमानों को गिरफ्तार कर रही है। कौन सच बोल रहा है? 124 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, अब क्या सरकार का यही काम बचा कि सबके धर्म गिनाना शुरू करे कि इस धर्म के इतने लोग पकड़े और इस धर्म के इतने लोग पकड़े? तो राजनीतिक रोटी जब तक नहीं सेकी जाएगी इन सब वो चीज पर, तो दोनों को फर्क पड़ता है। दंगे हो रहे हैं, नीतीश जी चले गए इफ्तार करने लाल किला के बैकग्राउंड में, क्या संदेश था? प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो लाल किला खोल देंगे इफ्तार करवाने के लिए, अच्छा संदेश गया था? खुद सोचिए जरा, जवाब दीजिए मंजीत सिंह जी। और मैं बता दूं, बीजेपी की तरफ से बोलने वाले 2 लोग हैं और विपक्षी पार्टियों की तरफ से 4 लोग। तो राजीव जी कृपया यह आरोप न लगाइए, वो सिर्फ 2 लोग हैं, आप लोग 4 हैं। ठीक है, जवाब दीजिए मंजीत सिंह जी। अरे आप भी तो हैं, ज्यादा तादाद चाहिए होती है। कोई भी अनर्गल प्रलाप करता है, हम उस शब्दों की निंदा करते हैं और उस निंदा निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने की थी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार हेट स्पीच कर रहे हैं, और आप देख लीजिए अश्विनी चौबे जी के बेटे के मामले में जब उन्होंने इस तरह सांप्रदायिक तनाव फैलाया था एनडीए की सरकार रहते, हमारी जो सरकार थी एनडीए की सरकार, उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनको हम लोगों ने जेल भेजने का काम किया। सहरसा में जहां भी इस तरह के संगठन के लोगों ने काम किया सांप्रदायिक तनाव को फैलाने के लिए, हमारी सरकार चोरी कर रही है। पूछ रहा हूं मैं तो यही पूछ रहा हूं, एनडीए में आपके पास वो ताकत थी, अब इस सरकार में नहीं बची, ऐसा क्यों? ये भी बता दीजिए। में डक बंगला से मुख्यमंत्री जी जब राम शोभा यात्रा में निकलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपका एक जवाब, उस समय कोई तुष्टीकरण की बात नहीं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ और लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ, तो प्रोफेसर साहब को दिक्कत हो रही है, इसलिए आप दोनों आपस में निपट लीजिए। राजीव जी आप बता दीजिए। मंत्री पर उंगली नहीं उठता, लेकिन
चले जाते हैं ब्रेक किसी लगाइए दूसरे मंजीत धर्म सिंह के जी, ब्रेक किसी लगाइए। समारोह में तो तुरंत तुष्टिकरण राजीव जी की बात बोलिए। भारतीय जनता पार्टी करती है, या केवल देश में सत्ता हथियाने के लिए, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए? अरे हो गया आपका पूरे बहुत देश देर, में इसी बहाने से आप कम से कम 20 मिनट से बोल रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, इसी बहाने को लेकर 20 मिनट से बोल रहे हैं आप। ठीक है राजीव जी बोलिए, कंक्लूड करिए डिबेट को। नहीं, मैं केवल इतनी बात कहूंगा, देखिए मैं इन सब राजनीतिक पार्टियों की सबकी अपनी अपनी नीति होती है, हो सकता है इनकी राजनीतिक पार्टी जो है प्रोपेल सर्वाइव इसी बात से करती हो कि अगर हम किसी समुदाय विशेष को ज्यादा तवज्जो देंगे और दूसरे के ऊपर पत्थर फरवाएंगे या मरवाएंगे या बोतल फेंकवाएंगे तो इससे हम कहीं ना कहीं हमें एक राजनीतिक फायदा मिलने वाला। अगर इनकी ऐसी सोच है तो मुझे लगता है इनको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अगर इन्होंने इस सोच को नहीं बदला तो मेरे भाई ये देख रहे हैं ना, धीरे धीरे इरेडिकेशन, धीरे धीरे खात्मा राजनीतिक पार्टियों का, उसकी बड़ी वजह यही रही है। और हमने तो कहा कम से कम इतनी सद्बुद्धि आप लोगों के बीच में आई कि पहली बार आप लोगों ने सीधा खुल करके मुसलमान नहीं बोला, कि केवल जेडीयू के प्रवक्ता के बिना, क्योंकि ये पहली बार इन्होंने शब्द यूज किया मुसलमान। हमने तो एक ही बात बोली थी सेंसिटिव, हमने तो मोहल्ला बोला था। मतलब इनको सब कुछ पता है कि कहां क्या होता है, किसके साथ हमें खड़ा होना है और किसके ऊपर पत्थर फेंकवाने हैं। ये सब कुछ पता होने के बावजूद अगर आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, अगर आपका, अरे बोल दीजिए ना, बोल दीजिए, हम तो, आप तो है ही पत्थर खाने लायक, आप ये बोल दीजिए, इससे भी शायद कोई फायदा मिल जाए आपको। लेकिन इससे देखिए ये बिहार की जनता, ये छत्तीसगढ़ की जनता, ये पश्चिम बंगाल की जनता, क्या इन्होंने आंख और कान बंद कर रखे हैं? क्या इनके आंख और कान बंद है क्या? इनके आंख और कान सब खुले हैं, वो देखते भी हैं और समझते भी हैं। चलिए मैं यही रुकता हूँ, महसूस भी अफसोस करते हैं। हमारे पास वक्त इतना ही है, लेकिन आज बड़ी बात कही प्रोफेसर साहब ने, सेंसिटिव एरियाज, सेंसिटिव एरियाज से क्यों निकले? सवाल यही खड़ा होता है और यही राजनीतिक सवाल है कि ये सेंसिटिव एरिया क्या है, 75 साल से इस देश में क्यों हैं, और इस सेंसिटिव एरिया के बारे में हर आदमी अलग ढंग से क्यों सोचता है। सोचिएगा जरूर। Zee News.